अगर आप मुझसे पूछे संतोष जी कि ग्लोबलाइजेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या था, तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया और चाइना ने मिलकर 1.25 बिलियन लोगों को गुर्बत से निकाल लिया। इंडिया में तकरीबन 450 मिलियन और चाइना में 800 मिलियन के करीब लोग बिलो पावर्टी लाइन से दे वेंट अबव पावर्टी लाइन। तो दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पिछले 1990 के बाद से जो डेकेड था। एआई का इस्तेमाल हो जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो जब यहाँ पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को स्थापित कर रही हैं, अपने ग्लोबल जी कैपेबिलिटी सेंटर, उनकी संख्या बढ़ने से रोजगार बढ़ रहा है यहाँ पर। जी मगर वो रोजगार बहुत हाईली स्किल्ड लोगों के लिए है। तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आंकड़ा सुनने में आता है कि करीब 6 महीने पहले लगभग हमारे देश में 1800 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स थे, जिनकी संख्या बढ़ करके लगभग 2200 के करीब हो गई है। वेलकम टू कन्वर्सेशंस। जैसा आप देख रहे हैं मेरे साथ डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा है, बहुत ही वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं। ही हैज वर्कड इन मेनी सेक्टर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, यूएनडीपी के लिए, एकेडमिया में भी काम किए हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी और कई दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका में और रशिया में और इजिप्ट में भी पढ़ाए हैं, और भारत के साथ नीति आयोग के साथ भी ही हैज़ बीन एसोसिएटेड एंड वर्क। So he is a very unusual development economist, एक ऐसे गैर मामूली डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है जिनको एकेडमिया, पॉलिसी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट और इंडिया की डेवलपमेंट पॉलिसी से बहुत करीबी वाकफियत है। सो संतोष जी, वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आपसे गुफ्तगू करने में आनंद आता है। जी जी, डॉक्टर। थैंक यू सर। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये सिंपल है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेदरलैंड्स में एक तकरीर दी, विच वॉज लाइक अ पार्ट टू ऑफ हिज तकरीर इन हैदराबाद। हैदराबाद में उन्होंने एक बिल्कुल 7 कमांडमेंट्स देके गए कि ये ना करें, ये ना करें, वो ना करें। तो उसके ऊपर मैंने एक्चुअली एक लंबा शो किया, जिसमें आई रियलाइज के बेसिकली 2 मुद्दे थे। एक मुद्दा ये था कि तेल कम इस्तेमाल करें, एनर्जी, और एक दूसरा ये था कि डॉलर खर्च ना करें। Those are the two things he was basically saying with those 7 points. लेकिन बिल्कुल। जो बात उन्होंने नेदरलैंड्स में की वो बहुत खतरनाक थी। तो उन्होंने वहां पे कहा कि वी आर लिविंग इन ए डेकेड ऑफ डिजास्टर। तो ये कहा कि ये सदी बिल्कुल, मतलब डिजास्टर के लिए क्या कहें हिंदी में, बट ये डिजास्टर की डेकेड है। और उन्होंने गिनती शुरू की कोविड से। कोविड के बाद अब ये जो जंगें चल रही है, फिर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से जो किल्लत आई है, वो कह रहे हैं कि शायद ऐसा ना हो कि इसके वजह से जो सदियों की मेहनत हमने की है, जो लोगों को गुर्बत से निकाले हैं, कि वापस मास पॉवर्टी में न पड़ जाए। तो ये जो बात उन्होंने कही, दैट इज द स्केरी थिंग, कि देर इज अ प्रिटी गुड चांस कि जो डेकेड्स ऑफ पॉवर्टी के खिलाफ जो पॉलिसीज हुए हैं, देखिए, अगर आप मुझसे पूछे संतोष जी कि ग्लोबलाइजेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या था, तो मैं ये कहूंगा कि इंडिया और चाइना ने मिलकर 1.25 बिलियन लोगों को गुर्बत से निकाल लिया। इंडिया में तकरीबन 450 मिलियन और चाइना में 800 मिलियन के करीब लोग बिलो पावर्टी लाइन से दे वेंट अबव पावर्टी लाइन। तो दिस इज आई थिंक द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पिछले 1990 के बाद से जो डेकेड था। तो क्या मोदी ये कह रहे हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन से जो फायदे हुए हैं, क्या उसका नुकसान हो रहा है? और इज ही टॉकिंग अबाउट ग्लोबल साउथ आउटसाइड इंडिया? मतलब इंडिया तो दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया तरक्की करते रहेगा, लेकिन जो दूसरे ममालिक है, जैसा कि अफ्रीका के मुल्क है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, जो दूसरे ग्लोबल साउथ है, वहां पे पॉवर्टी आ जाएगी। लाइक व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से, लाइक इसका मकसद भी क्या था वहां पे कहना ये बात नेदरलैंड्स में जाके डायस्पोरा को? बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, मुझे बुलाने के लिए। अम, प्रधानमंत्री जी, आ, अंग्रेजी का एक फ्रेज है,
एलिप्टिकल बातें करते हैं। मतलब ही मेक्स, ऐसा 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 कहते हैं। हाँ 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 हाँ। मतलब देखिए, मोटी बात यह है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, हमने बड़ी तरक्की करी पिछले 10 साल में, और हमारे देश पे अनायास, बिना हमारी हमारी कुछ गलती किए हुए बहुत सी मुसीबतें आन पड़ी हैं जिनके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, जैसे कोविड, जैसे यूक्रेन वॉर, जैसे ईरान वॉर, वगैरह वगैरह। तो वो आगाह कर रहे हैं कि अगर ये जंग और चली, और जिसके बारे में मैं अभी वापस आऊंगा, तो हमको और दाम बढ़ाने होंगे, और दुनिया को तो जो नकारात्मक असर होंगे वो तो होंगे ही, मगर भारतीयों पे जो नकारात्मक असर शुरू हो गए हैं वो और बढ़ेंगे। तो वो वहाँ, आपको तो अच्छी तरीके से मालूम है कि भारतीय मीडिया वहां पहुंचा हुआ होता है और फिर यहाँ पर उनकी मैसेजेस रिले कर देता है। तो वो जिस तरीके की 10 रोज पहले उन्होंने कहा कि पेट्रोल कम खरीदो, विदेश मत जाओ, सोना मत खरीदो, वगैरह वगैरह, उसी प्रकार की अपनी वार्निंग विदेश जाकर के दोहरा रहे हैं। इस फॉर्मुलेशन में दिक्कत ये है, कई दिक्कतें हैं, कई दिक्कतों की मैं बात कर लेता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो तेल का दाम गिर बढ़ रहा है, और जो फर्टिलाइजर में मिलने की किल्लत हो रही है दुनिया भर में, और एलएनजी और एलपीजी सब की किल्लत दुनिया भर में हो रही है, जिससे एक तरीके से ये समझिए कि अमेरिका को बड़ा फायदा हो रहा है, और एनर्जी सुप्रेमेसी एक तरीके से यूएस की ओर जा रही है। उसके बारे में हम अगर आप चाहेंगे तो बाद में चर्चा कर सकते हैं, ये बड़ी चिंताजनक विषय है। मगर मोटी बात यह है कि अ, ये दो तीन बातों को बिल्कुल बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या दो तीन बातें हैं? एक तो जो डिजास्टर्स पिछले 10 साल में भारत की सरकार ने हमारे देशवासियों पे आपदाएं ढाई हैं, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। और दूसरा, इस बात को भी नजरअंदाज कर रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं आई, जैसे कोविड या ये ईरान का युद्ध, उसका जो असर है उसको हमने कितने बुरे ढंग से अभी तक हैंडल किया है। तो पहले उसकी उसकी चर्चा कर लेता हूं। ईरान की पहले नहीं चर्चा करता मैं। भारत में जो हमने सेल्फ गोल्स, सेल्फ गोल्स। एब्सोल्युटली, सेल्फ गोल स्टार्टेड इन 2016 विथ डिमोनेटाइजेशन। एक भयंकर गलती जो नवंबर 2016 में की गई थी, और उसको 9.5 साल हो गए हैं, अब 2026 आ गया है। और सबको ये बात ज्ञात है हमारे देश में, विदेश में नहीं इतना जानकारी है, कि उससे एमएसएमईज पे बड़ा आघात हुआ, बहुत बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि बेरोजगार, बात यह है एमएसएमईज हमारे देश में गैर कृषि क्षेत्र में सबसे बड़े रोजगार देने वाला क्षेत्र है, सेक्टर है। अब चक्कर यह है कि जब आपने कैश में डीलिंग्स ही बंद कर दी डिमोनेटाइजेशन से, तो उससे भयंकर रफ्तार से छोटी छोटी इकाइयां बंद हुई और लोग बेरोजगार हो, और ये देश भर में हुआ। और इसको सरकार चाहे जितना नकारे, असलियत यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सर्वेज जो आए हैं हाल में, वो देशव्यापी सर्वेज थे, और वो इस बात को साबित करते हैं। उस डिमोनेटाइजेशन का असर खत्म तो छोड़िए, मतलब शुरू ही हुआ था, फिर एक जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इन्होंने जो बड़ा बेतरतीब किस्म से उसको लागू किया। और अच्छा टैक्स है, मगर उसकी डिजाइन बहुत गलत थी, क्योंकि 5-5 रेट्स दुनिया में कहीं भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे नहीं होती हैं, और बहुत होती हैं तो 2 होती हैं। हमने 5-5 रेट्स इंट्रोड्यूस करके
एक कंफ्यूजन हमारी छोटी इकाइयों पे किया, तो छोटी इकाइयां फिर उन पे नकारात्मक असर किया। इस इन दोनों कामों की वजह से, गलतियों की वजह से हुआ ये कि हमारी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट निरंतर हर क्वार्टर में गिरती रही अगले 3 साल। 2020 आ गया, 2020 के शुरू में कोविड आ जाता है। तो तीसरी और चौथी बल्कि गलतियां कोविड में, देखिए दुनिया भर में कोविड का नकारात्मक असर हुआ, मगर हमारी अर्थव्यवस्था पे वो नकारात्मक असर दुगना हुआ। समझाता हूं मैं। उसके दो कारण हैं। एक कारण ये था कि जो हेल्थ मैनेजमेंट था, कोविड की जो हेल्थ क्राइसिस थी, उसको मैनेज करने में हमारी सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही। क्योंकि हमारा जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो इतना कमजोर है, और इस सरकार ने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए 10 साल में ढेला कुछ नहीं किया है। बड़ी बड़ी दुखद बात है। कुछ थोड़ा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, सॉरी, सब सेंटर्स को सुधारने के अलावा उनको उनका नामकरण अलग कर दिया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिया है वगैरह, उनका नई नई बिल्डिंग बना दी वगैरह, मगर पैसे खर्च करने के नाम पे भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पे बिल्कुल तैयार नहीं है। इसके बावजूद, खान साहब, ये हमारे देशवासियों को समझना जरूरी है कि इसके बावजूद कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन्होंने जारी करी जनवरी 2017 में, यानी कि 9 साल पहले ठीक, एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी जारी करी पहली बार। और जब जारी करी उसमें ये वादा किया, घोषणा करी कि हम जो बहुत कम खर्च करते हैं उसको हम 2.5 गुना ले जाएंगे। यानी हम 2017 में 1.1% ऑफ जीडीपी खर्च करते थे हेल्थ पे, पूरा देश मतलब राज्य और केंद्र मिला के, और उसको हम 2.5% ले जाएंगे। आप क्या समझते हैं वो कब तक ले जाएंगे? 24-25 तक। 25 तो निकल गया, आके चला भी गया। आप क्या समझते हैं कि वो हेल्थ एक्सपेंडिचर वहां पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। वो केवल 1.3% पहुंचाएगा फ्रॉम 1.1। तो एक तो हेल्थ मैनेजमेंट वाज वेरी बैड। वो बाद में उन्होंने वैक्सीन की उपलब्धि जरूर हुई, मगर तब तक इतनी त्राही त्राही मची हुई थी। सो द हाईली प्राइवेटाइज्ड हेल्थ सिस्टम मेड बिलियंस ऑफ डॉलर। सर, आपको मैं जान करके ताज्जुब होगा, मैं खुद ही दंग था ये सुन करके कि कोविड के बाद हमारे देश के बिलियनर्स की संख्या अगले 2 साल में 40 या 50 से की संख्या से बढ़ी। यानी कि जो हमारे बिलियनर्स 200 के करीब थे वो करीब 250 पहुंच गए, और उसमें से 2/3 हेल्थ सेक्टर के बिलियनर्स थे। अब आप सोचिए कि प्राइवेट सेक्टर ने कितना जैसे कहते हैं कि हैंड ओवर फिस्ट पैसा बनाया, जम के पैसा बनाया। अच्छा, तो ये हुआ हेल्थ सेक्टर। तो अब उस स्थिति में हो ये रहा था कि हमारा जो शहरी प्रवासी मजदूर है, यानी माइग्रेंट लेबर है, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमारी लो टेक्नोलॉजी, लो प्रोडक्टिविटी, जो अनऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज सेक्टर है, कि पंक्चर कौन बनाता है, ठेला कौन चलाता है, बाल कौन काटता है, मोची कौन है, आपकी आपकी कपड़ों की इस्त्री कौन करता है, जी, ये सब काम माइग्रेंट लेबर हमारे देश में करता है। होटल रेस्टोरेंट में, ढाबों में कौन काम करता है। और हुआ ये कि क्योंकि इतनी बर्बादी थी शहरों में, ये रिवर्स माइग्रेशन भयंकर रूप से हुआ। और आपको विश्वास नहीं होगा, अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा, बहुत ही गजब का गलत असर हुआ। वो इस प्रकार, जो अधिकतर लोग नहीं जानते, जिसकी चर्चा मैं अब अपनी नई किताब में करता हूं, वो ये है कि 8 करोड़ लोग 2020 और 2024 के बीच में जा करके वापस कृषि में जुड़ गए हैं। फ्रॉम 200 मिलियन workers in agriculture, Khan Saab, in the year 2019, within 4 years, by middle of 2024, the absolute number of workers in agriculture had risen to 280 million. 80 मतलब 80 मिलियन, यानी 8 करोड़ की संख्या से
ये दुनिया के किसी देश में, दुनिया के किसी मतलब दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 4 साल में कृषि से 8 करोड़ लोग जाकर के जुड़ जाएं। और बट एक एक सेकंड सर, बट दे आर नॉट एक्चुअली एम्प्लॉयड रियली, मतलब क्या उनको तनख्वाह मिल रही है? नहीं नहीं नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। वो मोस्ट ऑफ देम आर ऑब्वियसली स्मॉल प्लॉट ओनर्स, some of them are landless labor, but a lot of them obviously have 1 acre, 2 acre, at best 3 acre size plots. तो वो एम्प्लॉयड का मतलब वो गुजारा करने के लिए वापस जाना पड़ा, क्योंकि कम से कम खुला मैदान है, कोविड का उतना असर नहीं होगा। यहाँ तो आप एक कमरे में 4-4 लोग रहते हैं, माइग्रेंट वर्कर। आप कम से कम अपने घर में तो हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़े तो मतलब परिवार तो है देखभाल करने के लिए, ये सोचिए। तो पॉइंट बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो दिस इज ऑलरेडी 2019 में डॉक्टर साहब 200 million workers in agriculture, and those 200 million, which accounts for 42% of India's workforce, was producing only 15-16% of India's GDP, which is what the contribution of agriculture is. That means it's very low productivity agriculture. अभी भी उतना ही है, अभी भी उतना ही है, 80 मिलियन बढ़ने के बावजूद। 2024 के अंत तक वो उतना ही था, मगर 2025 में थोड़ी कमी आई है 1.5 करोड़ की, यानी 15 मिलियन का रिडक्शन हुआ है, फ्रॉम 280 मिलियन टू 265 मिलियन। But that's still a huge number, sir. Yeah. It's massive. I mean, so anyway, so that's one big mistake. And why did that mistake happen? Partly because of the poor health management, partly because सरकार ने एक निर्णय लिया था, आपको याद होगा, 25 मार्च 2020 को एकदम से 4 घंटे की नोटिस पे इतना 140 करोड़ की देश में जनता है कि 4 घंटे में आप ये देश बंद हो जाने वाला है, सड़कें बंद हो जाएंगी, ट्रेन बंद हो जाएगी, कोई हवाई जहाज से नहीं जा सकता, किसी प्रकार सड़क पे कोई आदमी नहीं, ना आदिम जात दिखाई देना चाहिए। अब आप सोचिए उसका असर क्या हुआ। उसका असर यही हुआ कि भयंकर रूप से लोग वापस गए। मगर दैट वाज नॉट द ओनली थिंग, देयर वाज अनदर डायमेंशन which most people don't understand, and I won't develop this, the monetary and fiscal policy intervention to revive the economy. देखिए, आप तो अमेरिका में रहते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि उस समय अमेरिकन गवर्नमेंट ने जबरदस्त तौर से एक्सपेंडिचर बढ़ाया, कैश ट्रांसफर बढ़ाए, $2 ट्रिलियन। अब आप सोचिए, भयंकर। I mean, maybe that was also excessive, but the point is it was done. So, but our fiscal response was extremely meager, extremely small, बहुत छोटा। और हमारा मतलब बैंकों से कहा, अच्छा तुम बांटो, तुम पैसे बांटो। तो मतलब our monetary and credit policy response was too much, and our fiscal। तो अब इसका असर ये हुआ डॉक्टर साहब कि 2020-21 की इकोनॉमी में, जबकि दुनिया की अर्थव्यवस्था श्रिंक करी, कोविड की वजह से सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था श्रिंक करी, but that shrank by only 3%. Our economy shrank by nearly 6%. 6%। अब इसका असर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप हेल्थ सेक्टर की मैनेजमेंट नहीं कर पाए, आप इकोनॉमी की मैनेजमेंट। तो ये गलतियों पे गलतियां, मैं वापस अपनी बात पे इसलिए आ रहा हूं, आपके सवाल ही पे हूं मैं, कि गलतियों पे गलतियां आपने करी। और अच्छा, अब मैं इसको जोड़ता हूं जंगों से, जो विदेश वाला मामला। एक चीज की मैंने अभी तक चर्चा नहीं करी, वो ये थी कि पिछले 10 साल से डॉक्टर साहब हुआ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय दाम जो तेल का है वो बहुत नीचे रहा। उसका स्तर कभी भी $60-70 से ऊपर नहीं गया पर बैरल, और वो $30-40 भी था काफी वक्त। दिस वॉज अ विंडफॉल गेन टू दिस मोदी गवर्नमेंट विच बिगैन इन 2015। अब इसकी तुलना आप करिए जो पिछले 10 साल थे, 2005 से 14, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब मैं भी भारत सरकार प्लानिंग कमीशन में
सचिव था, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से चीजें याद हैं कि हम लोग हर समय जूझते रहते थे अंतर्राष्ट्रीय दाम डॉलर में, वो पर बैरल हुआ करता था, कभी भी $100 से नीचे नहीं गिरा। अब आप समझिए कि 100, 110, 120 डॉलर के बावजूद उन दिनों पेट्रोल डीजल आपको 54 और 65-70 रुपए में मिलता था। इन्होंने क्या किया है पिछले 10 साल से, दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरा हुआ था, उसके बावजूद ये 90 और 100 रुपए डीजल और पेट्रोल पे बेच रहे थे हम सबको। इसका मतलब यह हुआ कि आमदनी खूब खो रही थी भारत सरकार को, बिकॉज अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द oil, of the petrol and diesel price is in the form of taxes. Okay, very high charge. I mean, it's about 1/3 at least, or maybe even more. 40% is in the form of taxes. तो बड़ी आमदनी हुई। अब तो फिर आप how did you manage that आमदनी? उस आमदनी का आपने किफायत से खर्च किया, क्या आपने उसका कुछ अच्छा निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया? कुछ अच्छा निवेश तो जरूर हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, मगर इन्होंने खूब रेवड़ियां भी बांटी, भयंकर रूप से रेवड़ियां बांटी, और लोग, मतलब लोगों के लिए आपको क्या कहते हैं, रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में आप मकान बनवा रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं। अरे भाई, आप इंसेंटिवाइज कर दीजिए, मगर आपको इतना पैसे बांटने की क्या जरूरत है? आप पीएम किसान भी दे रहे हैं, और राज्य सरकारें, मतलब 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए हर महिला को दिया जा रहा है। इस तरीके से पैसे बांटे गए। तो रिजल्ट ऑफ कोर्स, आई एम फिनिशिंग, फॉरगिव मी, शॉर्ट क्वेश्चन, आई हैव गिवन यू अ लॉन्ग आंसर। अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं है। They spend so much that fiscal deficit shot up to 6% of GDP. मैं सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। And their debt, which should not have increased because they had that fiscal benefit windfall gain, अंतर्राष्ट्रीय तेल का दाम गिरने की वजह से, their debt to GDP ratio went from 58% to 82%, and कुल डेट की मैं मात्रा आपको बताता हूं आपके श्रोताओं को, तो आप दंग रह जाइएगा। 175. No, sir, it's even more when they came to power. So I think 175 is the level of increase. जब ये पावर में आए थे 2014 में, तब ये 56 लाख करोड़ थी, 56 ट्रिलियन रुपीज। इट इज टुडे ओवर 230 ट्रिलियन रुपीज। मैं देख रहा था कि जो भारत के, देखिए, जो खर्चा होता है डेट, उसके 3 कंपोनेंट है। एक पब्लिक सेक्टर का डेट है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर का डेट है, एक प्राइवेट सेक्टर का डेट है। तो मैं ये कल ही कैलकुलेट कर रहा था कि इंडिया का जो टोटल डेट है इन तीनों को मिलाए तो इट इज 175% ऑफ द जीडीपी। यानी अगर भारत का जीडीपी, हाँ, आप जो पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, अब वो 90% के करीब हो गया है। यानी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर भारत के पास अब तकरीबन 3.5 to 3.6 ट्रिलियन डॉलर का डेट हो चुका है। मुझे सवाल ये पूछना है, जो रेवड़ी जो बांटते हैं ना, सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक वेलफेयर है और दूसरा कैपेक्स है। So capex is supposed to be good. अगर रोड बनाए तो दूसरे फायदे होगा, that I can understand कि why capex is a good thing, right? लेकिन ये जो रेवड़ी बांटते हैं, isn't that also good if the recipient is spending that in the economy? Domestic consumption बढ़ रहा है। At first sight it seems good, मगर अगर आप इसको तब खर्च कर रहे हैं जब आप ना हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, ना एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, ना ही आप जो हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है मैल न्यूट्रिशन पे खर्च कर रहे हैं। दिक्कत यह है, if you already done the health investment or the education investment or the investment in malnutrition, then you spend money, then of course you are absolutely right कि आप जो पैसे बांटोगे तो खपत बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, जिससे इन्वेस्टमेंट आएगा। हो क्या रहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाएगा। इन्होंने कॉर्पोरेट्स को खूब
कॉर्पोरेट इनकम टैक्स भी घटा दिया, जो उनके लोन्स थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को माफ कर दिया। उनको माफ कर दिया। मगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो बढ़ नहीं रहा, इसीलिए रोजगार नहीं बढ़ रहा। तो रोजगार नहीं बढ़ेगा तो आमदनी कहां से बढ़ेगी? तो आप समझिए कि the virtuous circle that the government could have set in motion through its macroeconomic strategy and industrial policy, वो तो किया नहीं आपने। आप शांत रखने के लिए जनता को और इलेक्शन जीतने के लिए अनाउंस कर देते हैं जैसे ही इलेक्शन आने वाला होता है कि हम इतना देंगे और उतना देंगे। दिक्कत यहां है डॉक्टर साहब, वो आपकी दिक्कत यहां है। अगर वो ना हो रहा होता कि आप वोटर को मतलब समझ लीजिए कि खरीद रहे हैं, तो आपको मतलब देश का फायदा हो रहा होता। और तो दिक्कत यहां है, रोजगार पैदा हो नहीं रहा है। इसीलिए मैंने जो एक नई किताब अभी छापी है, जो आज निकली है, कि इंडिया आउट ऑफ वर्क, अमेजोन में लोग चाहते हैं भाई खरीद रहे हैं। पहले तो मुबारकबाद, आपकी नई किताब आ रही है, उसके मैं तलाश कर रहा था, अभी यहाँ पे नहीं मिली। इंडिया आउट ऑफ वर्क, एक ये आखिरी मुद्दा, उस पर हम बात कर लेते हैं कि मैं अपने एक हैदराबाद के दोस्त से बात कर रहा था इसी शो पर। तो उनसे मैं पूछा कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या असर होगा इंडिया की आईटी इंडस्ट्री पर। तो मैं समझा कि वो बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री को ऐसा होगा। तो उसने कहा कि भाई वो सब तो छोड़ो, ही इज लाइक, मैं उसको एक छोटा मोटा इलॉन मस्क समझता हूँ। ही इज लाइक ए फ्रेंड ऑफ माइन, बट ही इज एन एंटरप्रेन्योर, खुद के सैटेलाइट्स हैं स्पेस में वगैरह, सो ही इज प्रीटी वेल ऑफ। तो उसने कहा कि वो हैदराबादी भी है, बहुत हार्ड कोर ला मकान के वो फाउंडर हैं फरहान। तो उसने मुझे कहा कि वो तो छोड़ो यार, अपने हैदराबाद डूब जाएगा। मैंने कहा क्या मतलब? इसे एआई के वजह से जो जॉब्स जाएंगे आईटी सेक्टर में, तो ये जो हजारों यंग बच्चों के पास जॉब्स हैं, उनके जॉब्स जाने के वजह से वो अपने अपार्टमेंट्स इन्होंने खरीदे हैं, वो उसके मॉर्गेज नहीं दे सकेंगे। तो वो द नेक्स्ट फॉल ऑफ विल बी द रियल एस्टेट मार्केट। अब ये अपार्टमेंट जब ये छोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ? वापस गांव चले जाएंगे अपने घर। तो जब वो अपने घर चले जाएंगे तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स टिफिन खाने खुले हुए हैं इनको खाना खिलाने के लिए, वो बंद हो जाएंगे। तो जो हैदराबाद में जो 3 इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, विच इज आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट एंड जो रेस्टोरेंट्स वगैरह की, जो हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है, वो तीनों चले जाएंगे, डूब जाएंगे। सो एआई इज नॉट गोइंग टू जस्ट हर्ट आईटी इंडस्ट्री, इज गोइंग टू जस्ट hurt the quality of life and GDP and development. तो अब एक बात आ रही है कि मे बी AI इज अ बबल, कि उतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन आईटी सेक्टर में द न्यू हायर से तो साफ नजर आ रहा है ना सर कि बहुत नुकसान हुआ है इंडिया में। कहते हैं कि 2.5 लाख के बजाय कुछ 30,000 से पे आ गए हैं एनुअल जॉब्स। तो आपका क्या असेसमेंट है कि एआई से क्या असर पड़ रहा है, खासतौर से इंडिया की यूथ एम्प्लॉयमेंट पर और इंडिया की जीडीपी पर कैसा असर होगा उसका? जी, तो ये एक बड़ा डर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आंकड़े हमको अभी क्या बता रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। और जो आपके मित्र हैदराबादी हैं, जो उन्होंने शक और डर आपको जताया है, वो काफी जायज है। वो आगे चलते हुए आपको दिखना शुरू होगा। अच्छा, तो हुआ ये है, अभी तक एआई का असर, अभी तक जो असर दिख रहा है वो ये है कि हमें ये बात मालूम रही है कि आईटी का सबसे हमारा सक्सेसफुल सेक्टर है, बहुत सफल सेक्टर रहा है। और सिर्फ दक्षिण में ही नहीं मगर उत्तर में भी इसका अच्छा सकारात्मक असर दिखता रहा है कि रोजगार खूब पैदा हो रहा है, खूब एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट। मगर बिल्कुल आपके दोस्त बगा फरमा रहे थे, और क्योंकि और ये डेटा मैं पिछले 2-3 रोज से स्टडी भी कर रहा था कि आईआईटीज में कितनी प्लेसमेंट में कमी आई है पिछले 7-8 सालों से। तो मैंने 2 एनालिसिस करने की कोशिश की कि एक कोविड से पहले की और एक कोविड के बाद की, कितना असर आया है। तो ये साफ नजर आया
कि जो अब आपको बताता हूं आईआईटीज की, सिर्फ आईआईटीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि यही लोग सबसे ज्यादा हमारे आईटी सेक्टर के आला इंजीनियर्स हैं और भी हैं मगर एनआईटी वगैरह के, मगर अगर आईआईटी में दिक्कत है तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जी। इंजीनियरिंग कॉलेज क्या दिक्कत होगी। तो मुझे पता ये चला कि जिस मात्रा में, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, जिस मात्रा में कोविड से पहले हायरिंग चल रही थी, वो कोविड जैसे ही आया तो वो और बढ़ी। क्यों बढ़ी? इस वजह से बढ़ी क्योंकि वो लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। 1-2 साल लोग घर पे ही डिलीवरी ले रहे थे, तो ई कॉमर्स खूब बढ़ा, amazon के सेल्स खूब बढ़े, और लोग डॉक्टरों से भी मिलने नहीं जा रहे थे, जो जो और वो संभव हो तो वो टेलीमेडिसिन कर रहे थे। स्कूल्स बंद हो गए थे, कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हो गई थी, तो एजुकेशन टेक के खूब स्टार्टअप शुरू हुए, हेल्थ टेक के शुरू हुए, फिनटेक काफी आगे बढ़ा। इन सब की वजह से आईटी सेक्टर में रोजगार बढ़ा, तो प्लेसमेंट्स आईआईटी से बढ़े, मगर वो सिर्फ 2 साल चला। उसके बाद जो कोलैप्स आया है, वो कोलैप्स बहुत उसका एक बहुत बड़ा कारण है एआई। क्योंकि एआई के एप्लीकेशन में की जो व्यापकता है वो पिछले 3 साल से कहीं ज्यादा काफी बढ़ गई, और ये दिख रहा है कि जो आईआईटीज में हायरिंग या प्लेसमेंट हो रहा है, इट इज डाउन बाय 1/3। मतलब जो टॉप आईआईटीज जो पुराने हमारे 8-10 हैं, क्योंकि आज की तारीख में 23 आईआईटी, ठीक है, पुराने जो आईआईटीज हैं 10 माने जाते हैं, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, कानपुर वगैरह, उन तक में द टॉप रैंकिंग आईआईटीज उनमें 1/3, और जो पैकेजेस मिल रहे हैं वो कम कम हुए हैं। और जो नए आईआईटीज हैं उनमें तो प्लेसमेंट और गिरा है, और जो पैकेजेस मिल रहे हैं वो और गिरे हैं। तो अब आप समझ सकते, ये चीज दिख रही है, आंकड़े बता रहे हैं। और जब आईटी कंपनीज के आंकड़े देखते हैं कि उनकी हायरिंग के संग क्या हुआ है, तो वो हायरिंग बढ़नी बंद हो गई। पहले बढ़नी बंद हुई और फिर उन्होंने ले ऑफ करना शुरू किया। टीसीएस ने पिछले साल 12,000 लोगों को छोड़ा, फिर 10,000 को और छोड़ा, और एक बड़ी कंपनी को छोड़ करके शायद वो इन्फोसिस है, मगर बाकी सारी कंपनियों ने हायरिंग कम की है और लोगों को वो ले ऑफ कर रहे हैं। वो ले ऑफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स की जो मात्रा है वो कम हो रही है, क्योंकि अब जाहिर है वो इंटरनेशनल मार्केट को सर्विस करते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में ही एआई का इस्तेमाल, यानी अमेरिका, यूरोप वगैरह में, मुझे जी। आपको बताने की क्या जरूरत है, आप तो अमेरिका में बैठे हैं, वो तो एआई का इस्तेमाल वहां जब बढ़ेगा तो तो इस वजह से हायरिंग कम हुई। तो ये असर आ रहा है और आने आता रहेगा, बढ़ेगा, और शॉर्ट टर्म डिसरप्शन काफी होगा। मगर ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारी कंपनियां अपने वर्कर्स को अपग्रेड करती हैं तो इसका नकारात्मक असर थोड़ा सा कम किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मगर जो आम लोगों पे जो नकारात्मक असर होगा वो उतना बड़ा तो नहीं होगा, मगर जो हाईली स्किल्ड हैं उन पे जाहिर है रोजगार, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, जैसे आपके मित्र बता रहे थे। जी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पिछले साल मुझे लोगों ने कहा कि खान साहब आप क्लिप्स नहीं बनाते, आपके शो पर क्लिप्स बनाएं, उससे ज्यादा लोग देखेंगे, 1-1 मिनट का, 2-2 मिनट का क्लिप्स। अब मेरे पास जैसा है कि इंडिया में अभी भी जो लोग शोज करते हैं दे आर क्वाइट लेबर इंटेंसिव। उनके बाद कई असिस्टेंट्स होते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये वो। मैं तो एवरीथिंग इज वन मैन शो, हर चीज मैं ही करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन से लेके थंबनेल बनाने से।
हाँ जी। तो मेरे पास वो बैंडविड्थ टाइम का नहीं था कि मैं क्लिप्स बना सकूं। तो मैं फाइनली कहा ठीक है, मैं इंडिया में एक इंटर्न हायर कर लेता हूं, जिसके बेसिस जिसको मैं इंडिया में तनख्वाह दूंगा और वो मेरे लिए क्लिप्स बना दे। लेकिन वो जम नहीं रहा था, बिकॉज आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि वर्क एथिक वॉज नॉट एट द सेम पेस जो मैं काम करता हूं। ऑफ कोर्स। तो मुझे चाहिए था कि जैसा मेरा शो लगता है आप उसको इमीडिएटली पूरा शो देखें, देन यू मेक द कॉल के व्हाट शुड बी क्लिप्ड एंड मेक द क्लिप्स एंड लीव। अब वो नहीं हो रहा था। तो 2 महीने लग गए मुझे आफ्टर फाइंडिंग इंटर्न्स के, आगे पीछे हो ही नहीं रहा है। उतने में जो स्ट्रीम यार्ड की जो सर्विस है, उन्होंने थैंक्स टू एआई दे हैव प्रोवाइडेड अ सर्विस बाय विच ऑटोमेटिकली मुझे 25 शोज पर 5 क्लिप्स मिल जाते हैं। क्लिप्स कैसे? ऑटोमेटिकली वो क्लिप कर देता है। अच्छा। So all I have to do is say generate clips, फिर वो क्लिप्स क्रिएट करता है एंड देन आई से पब्लिश, और वो टक से भेज देता है मेरे एक्स अकाउंट को हर जगह। मतलब अब मैं तो शो दैट यू आर डूइंग। हाँ, बट आई हैव टू यूज स्ट्रीम यार्ड। अब हम जूम कर रहे हैं तो आई कांट डू दिस विद आवर शो बिकॉज वी आर बुकिंग ऑन जूम। अगर मैं स्ट्रीम यार्ड पे आपको करता तो उस पर वो कर सकते हैं। इट हैज टू बी लाइव आई थिंक। तो मैं जो अब लाइव शोज इसलिए करता हूँ इंग्लिश में कि आई कैन क्लिप। अभी स्ट्रीम यार्ड को हिंदी नहीं आई, वो अनकरीब आ जाएगी हिंदी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब मुझे वो इंटर्न की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। जो मैं 25-30 हजार रुपए इंडिया में खर्च करने वाला था, अब वो खर्च करने की मुझे जरूरत नहीं है। सो आई जस्ट रियलाइज कि ये तो एट सच ए स्मॉल लेवल है ना, ये छोटे छोटे लेवल पे द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज गोइंग टू एलिमिनेट जॉब्स। लेकिन हो सकता है कि वो इंटर्न जिसको मैं फायर किया वो अपना शो शुरू कर दे एंड बिकम ए आईटी का टेक्नोलॉजी लेके। दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एक चीज मैं जो नहीं कहा मैंने अर्लियर अपने इंटरवेंशन में, वो ये कि एआई का इस्तेमाल हो जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं वो जब यहाँ पर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को स्थापित कर रही हैं, अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, उनकी संख्या बढ़ने से रोजगार बढ़ रहा है यहाँ पर। मगर वो रोजगार बहुत हाईली स्किल्ड लोगों के लिए है। तो वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आंकड़ा सुनने में आता है कि करीब 6 महीने पहले लगभग हमारे देश में 1800 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स थे, जिनकी संख्या बढ़कर के लगभग 2200 के करीब हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हफ्ते में एक नया आप समझ सकते हैं कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में रोजगार पैदा कर रही हैं। वो अलग अलग किस्म का काम करती हैं, लीगल सर्विसेज विदेशी कंपनियों के लिए, या अकाउंटिंग सर्विसेज विदेशी कंपनियों के लिए, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, इस तरीके की। अब इससे भारत देश को रोजगार के अलावा या एक रेंटल के अलावा उस और कुछ फायदा नहीं है। तो ये इसको मैं बहुत फायदेमंद चीज नहीं मानता। इसके बावजूद कि भारत सरकार इसकी बड़ी वाहवाही और भारत का कॉर्पोरेट बड़ा वाहवाही लूटना चाहता है कि देखिए ये विदेशी अभी भी ग्लोबल के भारत में खूब विश्वास करते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यहाँ उनकी संख्या बढ़ रही है। जी, या दैट इज द न्यू ट्रेंड के अभी जो जॉब्स एआई, जो नॉन एआई जॉब्स जा रहे हैं और जो नए जॉब्स आ रहे हैं, सो यू आर राइट, दे हैव टू बी हाईली स्किलफुल। द पेज आर नॉट मतलब उस लेवल का नहीं है। यही बंदे को 4 साल पहले बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते थे, बट इट इज इन हाउस, यानी वो इंडियन कंपनीज नहीं रहेंगे, ये जो फॉरेन कंपनीज आ रही उन्हीं का रहेगा। तो that is the point I'm making. Yeah, that is the new trend के अभी जो jobs AI, जो non AI jobs जा रहे हैं और जो नए jobs आ रहे हैं, so you are right, they have to be highly skillful. The pays are not मतलब उस लेवल का नहीं है। यही बंदे को 4 साल पहले बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते थे, बट इट इज इन हाउस, यानी वो इंडियन कंपनीज नहीं रहेंगे, ये जो फॉरेन कंपनीज आ रही उन्हीं का रहेगा।
तो दैट इज द पॉइंट आई एम मेकिंग कि हमको अपने देश में रोजगार अगर पैदा करना है तो हमको तो वो दूसरे किस्म का इन्वेस्टमेंट होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग में होना पड़ेगा, जिसके बारे में हमने अभी बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी है। कुछ मुझे लगता है कि कुछ जो हालिया इन्होंने डिसीजंस लिए हैं भारत सरकार ने, उसके बारे में आप चाहें तो हम चर्चा कर सकते हैं, उनका क्या असर होगा, इफ यू वांट। देखेंगे सर, मतलब वी विल कम बैक टू इट। अभी ये शो वैसे भी काफी लंबा हो गया है। तो संतोष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड अनपैकिंग दिस डिटेल। और आपकी नई किताब पे आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। एंड जब वो किताब हमारे हाथ लगेगी देन वी विल हैव ए मच मोर सीरियस डिस्कशन ऑन दैट। बट इट इज वेरी टाइमली, ये द टॉपिक इटसेल्फ, इंडिया आउट ऑफ वर्क, तो हम उस पर जरूर बात करेंगे। और अगर इंडिया का लिंक है आपके पास इंडिया के लिए तो मुझे भिजा दें उस किताब का। आई विल शेयर इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। और सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा फॉर वाचिंग कॉन्वर्सेशंस। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू संतोष।